नमस्कार दोस्तों, नमस्कार राजस्थान। आज आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के इस बड़े प्लेटफॉर्म पे, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हम लगातार भारतीय इतिहास की एक शानदार एक एक बारीकी के साथ सीरीज चला रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप हौसला अफजाई के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए बिना किसी वक्त गंवाए हम शुरू कर लेते हैं भारत के इतिहास का सबसे पहला टॉपिक। देखिए, भारतीय इतिहास, इसके बहुत सारे पहलू हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। इसका हम एक एक बारीकी से अन्वेषण करेंगे और निश्चिंत रहिए कि हम कुछ भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे। ये गारंटी है मेरी कि आपका कंपटीशन एग्जाम में एक भी सवाल बाहर नहीं रहेगा। देखिए, मानव या मनुष्य, एक बार एक ऐसा सवाल आ चुका है 2013 आरएस प्री में, इसलिए मैं यहां से इसकी शुरुआत करना चाहता हूं। मानव या मनुष्य से ही इतिहास बनता है और यहीं से इतिहास की एक क्रमबद्ध शुरुआत होती है। बिना मानव के तो इतिहास पढ़ना और पढ़ाना बेकार है, और मनुष्य को लेकर ही इतिहास पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि मानव जो है वह बंदर से उत्पन्न हुआ है। सब ऐसा मानते हैं। बंदर, लाल मुंह वाला बंदर होता है और काले मुंह वाला लंगूर होता है। ठीक है, तो बंदर की जाति थी, ऐसा सब कहते हैं। लेकिन तर्क यह है कि क्या वास्तव में बंदर से उत्पन्न हुआ मानव? क्योंकि अगर बंदर से उत्पन्न हुआ होता मानव, तो बंदर अब तक इंसान क्यों नहीं बन पाए? तो दरअसल दोस्तों, बंदर से उत्पन्न नहीं हुआ प्योरली मानव। मानव की उत्पत्ति बंदर की एक प्रजाति, जिसका नाम है निएंडरथल, निएंडरथल से बंदर की उत्पत्ति मानी जाती है। मानव की उत्पत्ति मानी जाती है, जो कि बंदर की एक प्रजाति है, निएंडरथल। ठीक है, इस निएंडरथल बंदर की प्रजाति के अंदर गोरिल्ला आते हैं, चिंपैंजी जैसे बंदर आते हैं। ये रोड पे घूमने वाले बंदर जो है, उनकी हम संतानें नहीं है मनुष्य। हम गोरिल्ला और चिंपैंजी प्रजाति के जो निएंडरथल हैं, उनके वंशज हैं। इस निएंडरथल प्रजाति को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक कैटेगरी है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, और एक है प्रोटो मंगोलॉयड। मैं आपको सवाल बता दूं, 2013 आरएस प्री का एक सवाल था कि कालीबंगन निवासी कौन सी मानव प्रजाति से संबंधित थे? ऑप्शंस दे रखा था, निएंडरथल, ऑप्शन नंबर 2 प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटो मंगोलॉयड, ऑप्शन नंबर 4 होमो सैपियंस। अब आप सोचिए, क्या ये सवाल नहीं बनाया जा सकता था? कालीबंगन सिलेबस में तो होता ही है, तो ये सिलेबस के दायरे में रहकर सवाल पूछा गया। लेकिन यहां तक अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर समस्या घर करेगी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, वो खोजने के लिए हम मानव सभ्यता की शुरुआत देखते हैं। देखिए, इस धरती पर जो मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है,
वह निएंडरथल बंदर की प्रजाति से मानी जाती हैं। यानी निएंडरथल तो अपने आप में एक बंदर की प्रजाति है, मनुष्य तो है नहीं, यानी इसका आंसर ये तो नहीं है। ठीक है, अब बात आती है होमोसेपियंस की। मैक्सिमम लोग होमोसेपियंस मनुष्य को मानते हैं, लेकिन ये मनुष्य का साइंटिफिक नेम है, ये कोई प्रजाति नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। अब बचे दोनों, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और प्रोटो मंगोलॉइड। यहां पर भी मैंने लिखे हैं जो निएंडरथल की प्रजाति के मनुष्य हैं। ठीक है, मनुष्य की उत्पत्ति मानी जाती है लगभग 50 लाख ईसा पूर्व। 50 लाख ईसा पूर्व मानव की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन प्रमाण जो मिले हैं वह मध्य अफ्रीका से मिले हैं। अफ्रीका का मध्य वाला जो हिस्सा है, जिसमें जिबूती और जिम्बाब्वे और जाम्बिया जैसे देश आते हैं, जहां से नील नदी की उत्पत्ति होती है, वहां के आसपास से मनुष्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन प्रमाण मिले हैं। अगर भारत में देखा जाए, भारत में मनुष्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन प्रमाण है 30 लाख ईसा पूर्व, और ये प्रमाण मिले हैं जायल और डीडवाना से। और जायल और डीडवाना दोनों नागौर आपके राजस्थान में हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन मनुष्य की उत्पत्ति के प्रमाण जायल और डीडवाना से मिले हैं। आप सोचिए कि आप और हम राजस्थान के निवासी हैं, और क्या हमें ये जीके के तौर पर नहीं पूछा जा सकता कि मनुष्य की उत्पत्ति के सबसे प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिले हैं? हमारे राजस्थान से मिले हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, सवाल बनने लायक है। नागौर जानते ही हो, राजस्थान का एक ज़िला है, और उसमें जायल और डीडवाना 2 जगह हैं जहाँ से सबसे प्राचीन मानव उत्पत्ति के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, एक और जगह है डोडाथोरा, वहाँ से भी मिले हैं जैसलमेर से, लेकिन डोडाथोरा से भी ज़्यादा प्राचीन है जायल और डीडवाना से, जो 30 लाख ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और प्रोटो मंगोलॉइड है क्या। हालांकि जो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वह आसानी से पुस्तकों में आपको नहीं मिलने वाली। ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और प्रोटो मंगोलॉइड समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे बताइए, मैं थोड़ा सा नक्शा बना लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा मिटा देता हूँ। आपने इसको तो देख ही लिया होगा, और नहीं देखा हो तो फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लीजिएगा इस प्रश्न को। देखिए, अखंड आर्यावर्त जिसे हम भारत कहते हैं, अखंड आर्यावर्त के अंतर्गत आपको भी पता है कि भारतीय इतिहास का सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत का सबसे पहला टॉपिक है। सिंधु सभ्यता के बाद वाला जो टॉपिक है, जिसका नाम है वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता कहते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता आई। यहां तक क्लियर? देखिए, मैं एक एक बारीकी के साथ ले रहा हूं। ठीक है, सिंधु सभ्यता के बाद नंबर आता है आर्य सभ्यता का। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, अगर हल्की सी बेसिक जानकारी है आपको ज्योग्राफी की, तो मुझे बताइए भारत कैसा इलाका है? मैं आपको 2 ही ऑप्शंस दे रहा हूं, गर्म या ठंडा, शीत या फिर उष्ण। आपने सुना होगा भारत शीतोष्ण कटिबंध में या उपोष्ण कटिबंध में आता है। यहां से कर्क रेखा निकलती है, ठीक है, और यहां से विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा निकलती है, और ये नीचे वाला इलाका उष्ण कटिबंध में आता है और ये वाला इलाका शीतोष्ण कटिबंध में आता है। और जहां गर्म इलाका होता है वहां के इंसान कैसे होते हैं, गोरे या काले? काले।
तो आप सोचिए मूल भारतीय कौन से होंगे, गोरे या काले? काले। ठीक है, आप मुझे बताइए हम गोरे कहां से आए? हम गोरे इतिहासकार मानते हैं कि विदेश से आए थे, बाहर से आए थे, जिन्हें हम आर्य कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से पहले, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता थी। आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता से पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में हम जैसे गोरे जो आर्य हैं वो निवास नहीं करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में काले निवासी निवास करते थे, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना है। नहीं तो आप खुद ही देख लीजिए ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिंदू कुश पर्वतमाला से लगाकर बांग्लादेश तक पूरा उत्तर भारत जो है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश आते हैं। यहाँ पूरे उत्तर भारत में कैसे लोग हैं? गोरे लोग हैं। और साउथ इंडिया वाले क्या रंग रूप भाषा संस्कृति में इंडिया से मैच करते हैं? इन उत्तर भारतीयों से मैच करते हैं? नहीं। क्या ये वाले इलाके वाले भी मैच करते हैं? नहीं। कश्मीर वाले इलाके वाले मैच करते हैं? नहीं। नॉर्थ ईस्ट वाले मैच करते हैं? नहीं। यानी ये वाला जो पोर्शन है उसको कहते हैं आर्यावर्त। और आर्यावर्त भारत का दूसरा प्राचीन नाम है। उत्तर भारत को, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान आता है और इंडिया का भी उत्तरी इलाका आता है, उसे आर्यावर्त कहा जाता है। ठीक है, यानी आर्यावर्त भारत का दूसरा सबसे प्राचीन नाम है, जो वैदिक संस्कृति या आर्य सभ्यता के समय था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय हिंदुस्तान का नाम था जम्बू द्वीप, जो भारत का सबसे प्राचीन नाम है जम्बू द्वीप, जो पुराणों, साहित्यों सब में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इससे साबित होता है कि वैदिक सभ्यता या आर्य तो बाद में आए, लेकिन उससे पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगन भी मौजूद था। और उसी कालीबंगन के अंदर मनुष्य कैसा होगा? काला। ठीक है, हम जैसा नहीं, यानी हम मूल भारतीय नहीं हैं, ऐसा लगभग सब मानते हैं। ठीक है, अब इस निएंडरथल जो भारत में सबसे पहले मानव उत्पत्ति की एक कैटेगरी है, प्रजाति है, बंदर की प्रजाति, इससे दो कैटेगरियां निकलती हैं, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और एक प्रोटो मंगोलॉयड। ठीक है, प्रोटो का अर्थ होता है जिसकी बुद्धि का विकास हो रहा है, विकास क्रमबद्ध से हो रहा है, उसे कहते हैं प्रोटो। या तो ऑस्ट्रेलियन कैटेगरी के या मंगोलियन कैटेगरी के। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कैटेगरी के, आप एक बात सोचिए, जरा समझिए, अगर आपने वर्ल्ड का मैप देखा होगा तो ऑस्ट्रेलिया कैसा इलाका है? गर्म या ठंडा? ऑस्ट्रेलिया जो है वह मकर रेखा के बीचों बीच पड़ता है, यानी गर्म इलाका है। तो वहाँ का मूल मानव कैसा होगा? गोरा या काला? आप में से बहुत सारे क्रिकेट अगर देखते हैं तो आप क्रिकेट देखते देखते ये सोच रहे होंगे कि वहाँ तो गोरे टीम में खेलते हैं। वो मूल मानव नहीं है, वो बाद में आए हुए बसे हुए लोग हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का मूल मानव, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एंड्रयू साइमंड्स, नाम सुना होगा आपने। एंड्रयू साइमंड्स जैसे व्यक्ति वो मूल मानव है ऑस्ट्रेलिया के। तो उस कैटेगरी को कहा जाता है ऑस्ट्रेलॉयड। यूँ समझ लो एंड्रयू साइमंड्स जैसे, जिनके बाल काफ़ी घुंघराले होते हैं, जैसे रस्सियाँ हो, होंठ जैसे गद्दे हों। ठीक है, ठुड्डी बाहर निकली हुई, ऐसे चलता है जैसे चिंपैंजी बंदर चल रहा हो। तो इसीलिए तो आपको पता है हरभजन सिंह ने मंकी कहा था, और हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के विवाद की वजह से हरभजन सिंह का करियर भी बर्बाद हुआ था।
अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के मूल मानव कैसे हैं? जो डोनाल्ड ट्रंप, हिलेरी क्लिंटन जैसे लोग नहीं हैं, वो मूल मानव नहीं है, वो यूरोप से आए हुए लोग हैं। अमेरिका के मूल मानव है वह हैं बराक ओबामा जैसे, सेरेना विलियम्स जैसे और वीनस विलियम्स जैसे। और आपको पता होगा इसी वजह से अमेरिका में रंग भेद की नीति चलती है, और आपको पता होगा मामला काफ़ी कुछ समय पहले बिगड़ा भी था। ठीक है, तो कुल मिलाकर इससे साबित होता है कि भारत में भी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड और प्रोटो मंगोलॉयड नाम की दो कैटेगरी थी। मंगोलॉयड कैटेगरी कैसी होती है मैं आपको बताता हूँ। जो हाइट में ठिगणे होते हैं, बाल काफ़ी कम होते हैं लेकिन घुमावदार होते हैं, होठ बड़े छोटे छोटे प्यारे होते हैं और हाइट में काफ़ी कम होते हैं। ठीक है, जैसे आप गरासिया जनजाति को देख लो, तो गरासिया जनजाति जो है वह मंगोलॉयड कैटेगरी में आती है, ऐसा पुरातत्व विभाग का मानना है। ठीक है, तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड कैटेगरी के निवासी जो हैं वह सिंधु घाटी सभ्यता में निवास करते थे, यानी इस इलाके में रहते थे। बाद में आर्य आए और इन सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को यहाँ से निकाला और वह दक्कन में निवास करने लगे, और अभी वर्तमान में उनको द्राविड़ कहा जाता है। और आपको पता होगा ये द्राविड़ लोग ऑस्ट्रेलॉयड कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मंगोलॉयड कैटेगरी जो है आज भी पहाड़ों में रहती हैं, राजस्थान के पहाड़ों में, जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल दिया गरासिया जनजाति, ये मूल मानव हैं हिंदुस्तान के। ठीक है, और ऑस्ट्रेलॉयड कैटेगरी के अभी दक्कन में द्राविड़ कहलाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा कौन सा है? कालीबंगन। और कालीबंगन में कौन से निवासी निवास करते थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, उसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये थी सबसे पहली बात जहां से मानव उत्पत्ति से संबंधित हमने चर्चा की। ठीक है, अब चलते हैं कुछ और बातों को लेकर। सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे तभी जाके हम अच्छा और बहुत ही बारीकी भरा इतिहास पढ़ पाएंगे। अक्सर दिमाग में सवाल उठता है लोगों को ईसा पूर्व से संबंधित, ईसा पूर्व। ठीक है, इसमें अक्सर लोग फंसते हैं। इंग्लिश में बोले तो बिफोर क्राइस्ट, शॉर्ट में लिखते हैं ईपू और इंग्लिश में लिखते हैं BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, ईसा पूर्व काल या बिफोर क्राइस्ट एरा। देखिए, इसमें अक्सर लोग परेशान होते हैं कि उल्टी डेटें कैसे चलती है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य की डेट आपने अक्सर देखी होगी कि 323 ईसा पूर्व से लगाकर 298 ईसा पूर्व, तो ये उल्टी डेट हो गई। तो उल्टा कैसे चल गया? तो एक बात मैं आपको यहां बता देता हूं इसको समझने के लिए, क्योंकि ये समझे बिना हमें डेटों में हमेशा समस्या रहेगी। ठीक है, आपको पता है पूरे विश्व में कौन सा कैलेंडर यूज किया जाता है? पूरे विश्व में ग्रिगोरियन कैलेंडर यूज किया जाता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसको ग्रिगोरियन कैलेंडर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ग्रीस में जन्मा है। ग्रीस जिसको यूनान कहते हैं, जिसकी राजधानी है एथेंस, और इसी यूनान ग्रीस को पहले कहा जाता था मैसिडोनिया, और इसी में सिकंदर जन्मा था। हम इनको यवन भी कहते हैं। ठीक है, ग्रिगोरियन कैलेंडर यूनान में जन्मा, यूनान से आरंभ हुआ। इस ग्रिगोरियन कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, कोई भी कैलेंडर की शुरुआत कहां से होगी?
कैलेंडर क्या है? एक संख्या है। तो शुरुआत कहाँ से हुई? जीरो से। भाई जीरो से ही होगा ना कैलेंडर शुरू। आपके घरों के अंदर दीवार पर जो कैलेंडर लटक रहा है, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। अब आप सोचो कि सब कैलेंडर की डेटें अगर अलग अलग हों या कैलेंडर अलग अलग चलें तो कैसा लगेगा। अभी जैसे विक्रम संवत की अलग डेट चलती है, शक संवत की अलग ईयर चलता है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर अपने आप में संख्या है, तो कहाँ से शुरू हुआ? जीरो से। ठीक है, तो जीरो से वह 001 में आया, 1 से 2 में आया, 2 से 3, 4, 5 ऐसे चलता रहा। उस कैलेंडर को शुरू हुए हो चुके हैं 2020 साल, क्योंकि अभी कौन सा साल चल रहा है? 2020। इसलिए इस कैलेंडर को शुरू हुए कितने साल हो चुके हैं? 2020। ठीक है, तो इस कैलेंडर को शुरू हुए 2020 साल हो चुके हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या इससे पहले दुनिया नहीं थी क्या? इससे पहले कुछ नहीं था क्या? था, बिल्कुल, मनुष्य भी तो था। तो ऐसा क्या घटना विशेष हुई जिससे ये कैलेंडर आरंभ माना जाता है? बात समझें या दोबारा रिपीट कर लेता हूं। आप सोचिए, इस समय ऐसी क्या घटना हुई जब इसी डेट को ही ये कैलेंडर शुरू किया गया? क्या 2020 साल पहले अखबार कागज था क्या? नहीं था। तो कहीं ना कहीं कोई घटना हुई होगी, विशेष घटना के साथ ही जोड़ा जाता है। जैसे अपन को कोई डेट याद नहीं रहती, जैसे कि अपन अपने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को पूछते हैं कि आपका जन्म कब हुआ, आपने दादा दादी को पूछा होगा, तो वो क्या बताते हैं? किसी विशेष घटना से जोड़ते हैं, क्योंकि उस समय पेन पेपर वगैरह नहीं थे और इतना डेटों का कोई ध्यान ही नहीं रखता था। तो किसी बड़ी घटना के साथ में जोड़ते हैं अपनी बर्थ डेट, कि उस समय भीषण अकाल पड़ा था, उससे 4 साल पहले में हुआ था, या तीसा से 20 साल पहले हुआ था, या छपनिया अकाल पड़ा था, उसके 50 साल बाद पैदा हुआ था, ऐसे जोड़ते हैं। तो इस दिन जो विशेष घटना हुई थी, और वो घटना थी ईसा का जन्म। यानी इस ग्रेगोरियन कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है ईसा मसीह के जन्म से। अब मुझे बताइए, आप जैसे लोग थोड़ा सोचिए। वैसे ये टॉपिक काफ़ी हार्ड है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, और अच्छे अच्छे लोग इसे नहीं समझाते और न समझा पाते हैं। ईसा का जन्म हुआ इस कैलेंडर की डेट को, जहाँ से ये कैलेंडर आरंभ माना गया। तो आप मुझे बताइए, ईसा मसीह को जन्मे हुए कितने साल हो चुके हैं? 2020 साल, क्योंकि जिस दिन कैलेंडर शुरू हुआ उस दिन से ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। ठीक है, तो कैलेंडर को शुरू हुए 2020 साल हो चुके हैं, और ईसा मसीह को जन्मे हुए भी कितने साल हो चुके हैं? 2020। यानी इस कैलेंडर की डेट के अनुसार ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 001 को, यानी 111 को ईसा का जन्म हुआ। क्लियर? अब ईसा का जन्म हुआ है, तो इससे पहले वाला समय क्या कहलाएगा? नो डाउट ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो ईसा के जन्म से कितने साल पहले? 1 साल पहले कि 2 साल पहले? ऐसे चलेगा कि 57 साल पहले? ईसा के जन्म से 323 साल पहले? ईसा के जन्म से 1750 साल पहले? ईसा के जन्म से 2350 साल पहले? कि ईसा के जन्म से 5000 साल पहले? इस तरह से उल्टी डेट चलेगी। अब यहां से यहां तक काउंट करेंगे तो कैसी डेट नजर आएगी? उल्टी डेट। ठीक है, और ये वाला समय कहलाता है ईसवी सन, बिकॉज वी आर सन्स ऑफ क्राइस्ट। इसको एडी भी कहते हैं। एडी, बहुत सारे लोग कहते हैं आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। तो क्या आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट अगर ये है इसका सही मीनिंग, तो क्या ईसा मसीह कोई मच्छर थोड़ी थे कि एक दिन में आए और मर गए?
ईसा मसीह कम से कम 10-12 साल तो जिए होंगे, वैसे 66 साल जिए थे। तो मान लो ईसा मसीह का जन्म 1-1-1 को हुआ है, ठीक है, तो 66 साल वो जीते हैं, तो 1 से लगाकर 66 साल वाला समय क्या कहलाएगा? डेट ऑफ क्राइस्ट। एक्चुअल में ईसा मसीह की पत्नी का नाम था एनामिया, एनामिया, और इस ए से बना है एनो और डी से बना है डोमिनी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, एट ऑफ द डेथ ऑफ क्राइस्ट नहीं होता। इन्हें हम एनामिया की संतान है, उसके डोमिनिक स्टेट यानी गणराज्य में रह रहे हैं, ठीक है। तो ईसा के 57 साल पहले विक्रम संवत की शुरुआत हुई, यानी महाराजा विक्रमादित्य थे, ठीक है। ईसा के 323 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ईसा के जन्म से भी 323 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने थे। ईसा के जन्म से 1750 साल पहले, 2350 से 1750 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता मोटे तौर पर थी, समझ गए। और ईसा के जन्म से 78 साल बाद शक संवत स्टार्ट हुआ, शक संवत की शुरुआत हुई। अब आप सोचिए कि ईसा का जन्म 2020 साल पहले हुआ था, यानी अगर आपको विक्रम संवत निकालना है तो 2020 में 57 साल पहले शुरू हुआ विक्रम संवत। तो 2020 में 57 साल ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ऐड करेंगे, तो निकलेगा क्या? 5 और 7। विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? 2077। शक संवत निकालना है तो 2020 में माइनस करेंगे या प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। मेरी मैथ्स थोड़ी वीक है, कितने होंगे? करीब 1940 के आसपास। मुझे मैथ्स थोड़ी नहीं आती, थोड़ी गड़बड़ भी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है। तो ये है, इस तरह से डेटों का झमेला होता है, ठीक है, और इस तरह से उल्टी सीधी डेटें चलती हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वैसे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वीडियो आपके पास है ये। तो ये था इतिहास के डेटों से संबंधित समस्या, और इतिहास में मानव कब क्या कैसे था, ये सारी बातें अगली क्लास के अंदर, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। भारतीय इतिहास का आरंभ कैसे हुआ और किस प्रकार से आगे बढ़ा, आदि मानव कैसा था और किस तरह से आगे बढ़ा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।